नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही आज इस कार्यक्रम के जरिए हम ये भी जानेंगे कि एम्स ऋषिकेश में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के संबंधी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगी। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ और साथ ही एचओडी एकीकृत स्तन उपचार केंद्र एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर बीना रवि जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम का, आप हिस्सा बने। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने वाले हैं और आप ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और क्यों पिछले कुछ सालों में इतनी तेज़ी से इससे जुड़े मामले देखने को मिल रहे हैं। हाँ, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं की बीमारी है। बेसिकली महिलाओं में होता है, लेकिन पुरुषों में भी पाया जाता है ये। अब महिलाओं में कैंसर की गांठ होती है छाती में। अब ज़रूरी नहीं है कि ये गांठ केवल छाती में हो, आमतौर पे छाती में होगी 90% लोगों में, लेकिन बाकी 10% में ये बगल में गांठ के रूप में भी पहली बार आती है, और या गले के ऊपर के इस वाले हिस्से में, मतलब जो हड्डी है गले की, इसके ऊपर गर्दन के नीचे का हिस्सा, यहाँ कभी यहाँ गांठ आती है, कभी बगल में आती है, ज़्यादातर छाती में आती है। अब इसको लोग अगर ध्यान ना दें इसके ऊपर तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसकी ख़ास बात होती है कि ये गांठ दर्द नहीं होता है इसमें, ज़्यादातर इसमें दर्द नहीं होता है। अब दर्द नहीं होने का मतलब ये है कि आपने दर्द होगा तो हाथ लगाएंगे, दर्द नहीं होगा तो वो पड़ी रहेगी। तो आमतौर पे जब ये पड़ी रहती है और किसी वक्त नहाते धोते समय आपका हाथ लगा या किसी बच्चे ने सर मार दिया, तो महिलाएं ये सोचती हैं शायद इसकी वजह से खून जम गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। ये गांठ थी वहाँ पे पहले से, आपने उसको कोशिश ही नहीं की देखने की कि ये है। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्योंकि दर्द नहीं होता है इसलिए आप इसको इग्नोर कर देती हैं, मतलब इसके बारे में सोचती ही नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, घर परिवार के कामों में व्यस्त रहती हैं। तो महिलाओं से मेरा यही आग्रह है कि इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको छाती में, ये एक तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। बिल्कुल। तो मैम, आपने जैसे कि जानकारी दी कि गांठें इसमें होती हैं लेकिन दर्द नहीं होता। आमूमन क्या होता है मैम, कभी कोई सिम्टम डेवलप होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। ये तो ब्रेस्ट कैंसर पे तो हम बात कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो किस तरह से हमें महसूस हो या किस तरह से हमें लगे कि कुछ सामान्य नहीं है और हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तो शुरुआती सिम्टम्स क्या है? क्योंकि गांठों में भी अगर दर्द नहीं होता तो कैसे पता हमें चलना, या हम घर पर खुद की जांच किस तरह से करें? जैसे मैंने बताया 90% महिलाओं में गांठ के रूप में उभरती है ये बीमारी, लेकिन कुछ लोगों में निपल में से खून का आना, कभी आप अपने नीचे के कपड़ों को धो रहे हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है, खून लगा हुआ है इसमें, वो बहुत शुरू के कैंसर की निशानी होती है। तो वो आपको पता होना चाहिए। कहीं पर खाल में जैसे गड्ढे से हो जाएं, इसका मतलब अंदर कैंसर है, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, वो भी एक कैंसर की निशानी होती है। बहुत ज़्यादा खारिश होना निपल के चारों तरफ या निपल का अंदर की तरफ खींच जाना, ये सब कैंसर की निशानियां होती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो गांठ होती है, सबसे ज़्यादा गांठ होती है। बाकी के 10% में और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन गांठ सबसे कॉमन होती है और वो महसूस की जा सकती है। महसूस की जा सकती है, बशर्ते कि आपको पता हो कि छाती की जांच कैसे करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप छाती की जाँच करना आना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि गांठ होती है और आपने ये भी बताया कि छाती की जांच हमें खुद से भी करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि घर पर महिलाएं किस तरह से खुद की जांच कर सकती हैं? हाँ, महिलाओं के लिए घर पे छाती की जांच हर महीने करनी है। माहवारी आने के बाद से सब लड़कियों को, सारी लेडीज़ को माहवारी बंद होने के बाद भी हर महीने जाँच करनी है। आप दिन तय कर लीजिए, अगर आपका माहवारी नहीं आती है तो महीने की पहली दूसरी तारीख में कर लीजिए, लेकिन जो आती है माहवारी उसके बंद होने के 1 हफ्ते के बाद आप अपनी जांच खुद करें। दाहिने हाथ से बाएं छाती की जांच करें और बाएं हाथ से दाहिने छाती की जांच करें। शीशे में बाथरूम में जाके अपने ऊपर के कपड़े हटा के आप शीशे में देखिए कि आपको कोई एक तरफ का
ब्रेस्ट नीचे लटक रहा है या ऊपर उठ गया है या उसमें कोई गड्ढे नज़र आ रहे हैं, हाथों को नीचे करके दोनों हाथ ऊपर करके भी आपको देखना चाहिए। उस समय अगर आपको कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जो पिछले महीने नहीं थी, तुरंत दिखाएं। उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत अस्पताल में आके दिखाइए, क्योंकि कोई भी जो लक्षण अभी आपने देखा है उसको अगर लेके आप बैठे रहेंगी तो आपको तो आज दिखा है, हो सकता है वो पहले 7-8 महीने से बैठा हुआ है वहाँ पे, तो आपको तुरंत जाके जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि हर महीने आपको खुद का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है और पिछले महीने के मुकाबले 1 महीने बाद भी चीज़ें बदल जाती हैं और बगल की गांठों में भी हाथ डाल के आपको इधर और इधर देखना होता है। कैंसर ब्रेस्ट में नहीं भी होता है तो गांठ में आ जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही कुछ आपको असामान्य लगे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए। असामान्य हो तुरंत दिखाएं, इधर उधर किसी की सलाह ना लें। हम लोग आपकी सेवा के लिए बैठे हैं एम्स ऋषिकेश में और बहुत महिलाएं आती हैं, हम सबकी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने इसके बारे में जानकारी दी और आपने बताया कि सिम्टम्स किस तरह से देखें, खुद से हम किस तरह से जांचें। इलाज किस तरह से मैम इसका किया जाता है, डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? जब आपके पास पेशेंट आते हैं और वो समस्याएं बताते हैं तो किस तरह से आगे फिर आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले जब मरीज़ आता है तो हम उसकी जांच करते हैं। जांच में एक वर्ड याद रखना है सबको, 3 चीज़ें करते हैं हम। इसको अंग्रेज़ी में हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट मतलब जांच करना और ट्रिपल का मतलब 3 जांच। 3 जांच में पहला तो हाथ से हम लोग जांच करते हैं, सब गर्दन की, बगल की, दोनों छाती की जांच करते हैं। दूसरी चीज़ हम मैमोग्राफी कराते हैं इन लोगों की। अगर उनकी आयु 30-35 से ऊपर है तो उनकी मैमोग्राफी कराते हैं। एक्सरे होता है, ये ब्रेस्ट का एक्सरे, छाती का नहीं, ब्रेस्ट का एक्सरे बोलते हैं इसको हम, वो करते हैं। उसके साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो एक साथ होती हैं। अब अगर उसमें कोई गांठ या कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ गई है तो उसी वक्त हम वहाँ पे मरीज़ को लिटा के उसकी बायोप्सी कर देते हैं। सुई होती है पतली सी, वो डाल के बायोप्सी कर देते हैं। ये सब करने के बाद हम मरीज़ को भेज देते हैं और ये सब 1 दिन में होता है हमारे सेंटर में। 1 दिन में करके घर भेजते हैं। 5 दिन बाद जब वो आता है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। तब हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि अब आपको ये करना है, ये सर्जरी करानी है पहले या पहले दवा देनी है, क्या करना है। तो मरीज़ का समय नष्ट नहीं होता है, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। तो ये 3 जाँचें जिनको हम ट्रिपल असेसमेंट अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को, मरीज़ों को भी समझाते हैं। बिल्कुल मैम। तो जांच आपने बताई और किस तरह से आप लोग एम्स ऋषिकेश में जांच करते हैं। हमने कई बार सुना है मैम कि कई स्टेजेस होती हैं कैंसर की, तो ये किस तरह से पता लगता है कि जो पेशेंट आया है और उसमें गांठें भी है और कैंसरस है, तो कौन सी स्टेज पर है, ये किस तरह से आप लोग पता लगाते हैं? इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो बहुत शुरू की होती है, बहुत शुरू की। एक स्टेज 0 भी होती है जी। 0 में जैसे कि बहुत सी लेडीज़ बैठी हुई हैं, हम सबको खड़ा करके अगर उनकी मैमोग्राफी करें तो उनमें हमको बहुत छोटा सा 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का कैंसर मिल जाता है, वो स्टेज 0 में जाती है। उसके बाद जो थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती हैं 2 सेंटीमीटर के से कम में, वो स्टेज 1 में है। 5 सेंटीमीटर तक स्टेज 2 में आती हैं और 3 और 4 में तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, 5 से ज़्यादा हो जाती हैं। और स्टेज 4 में हड्डियों में, ब्रेन में, लंग्स में, लिवर में, पेट में, सब जगह फैल चुका होता है कैंसर। तो उसके लिए हमारे पास और जांच के तरीके हैं। सीटी स्कैन है, बोन स्कैन है और पेट स्कैन, ये सारी जांचें कराते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ तक फैला है। लेकिन जो शुरू में करते हैं हम लोग, वो ये सोच के करते हैं कि इन मरीज़ों को सीटी स्कैन में या एक्सरे चेस्ट में कि लंग्स में और हड्डियों में ये बहुत जाता है कैंसर। जैसे किसी लेडी को अगर ये लगे कि उसके पीठ में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 45 साल की उम्र है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कैल्शियम खा लो, शायद कैल्शियम की कमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत जांच करानी चाहिए, देखना चाहिए। तो हम लोग महिलाओं के जितने भी अंग होते हैं उनकी जांच कराते हैं, उसमें देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका इलाज करते हैं, बाद में उस जगह का जहाँ पर कि रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द हो रहा है तो वो करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको जो भी तकलीफ़ है उसको तुरंत दिखाएं। उसको ये ना सोचें कि भारी सामान उठा लिया है या कहीं धक्का लग गया था या गिर गए थे उसकी वजह से, नहीं। कैंसर जो है ठंड का असर ना हो और इस वजह से दर्द है। जो भी दर्द या बीमारी या जो भी तकलीफ़ है वो नहीं जा रही है, हफ्ता भी अगर हो गया है तो उसको तुरंत दिखाएं। उसकी जांच होना ज़्यादा ज़रूरी है। जांचें आजकल हैं, पहले ज़माने में जांच नहीं होती थी तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है शरीर में, लेकिन अब पता चल जाता है कहाँ पे क्या तकलीफ़ हो रही है।
बिल्कुल मैम, तो आपने जांच के लिए बोला है कि बहुत ज़रूरी है जांच को सही समय पर करना, और हफ्ते के भीतर अगर कोई चीज़, हाँ, स्टेज पता करने के लिए 1 2 3 4 किस स्टेज में है, फिर उसी हिसाब से इलाज किया जाता है उन लोगों का। इलाज की अब बात करते हैं तो किस तरह से मैम एम्स ऋषिकेश में खासतौर पर इलाज किया जा रहा है? जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, स्टेज पता चल जाती है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट किस तरह से आगे बढ़ता है? देखिए, अगर बहुत शुरुआती वाला कैंसर है तो हम लोग उसको सर्जरी करते हैं। उसमें कभी कभी लेट स्टेज में इतना बड़ा कैंसर आता है, उसमें सर्जरी नहीं करते हैं, उसमें दवा देते हैं। तो जो शुरू में छोटा कैंसर होता है उसको सर्जरी करते हैं। अगर बहुत बड़ा आता है तो हमें छाती को निकालना पड़ता है, लेकिन अगर छोटा होता है तो हम छाती को बिल्कुल नहीं निकालते हैं, सिर्फ गांठ निकालते हैं और बगल की गांठ निकाल देते हैं। उसके बाद रेडिएशन देते हैं और दवाएं देते हैं, उससे मरीज़ की छाती बच जाती है। आमतौर पे ये धारणा होती है महिलाओं में कि डॉक्टर को दिखाएंगे, ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। आजकल हम ये भी करते हैं कि अगर बड़ा कैंसर है तो उसको दवा से छोटा कर देते हैं, अगर इतना बड़ा है तो उसको इतना बड़ा करके तब भी छाती को बचा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है, वो हमारे पास आते हैं, जब उन्हें बताते हैं तब उनको ये चीज़ पता चलती है। आज आपके माध्यम से तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जितना भी आप लेट हो गए हैं या जल्दी आ रहे हैं, हमारे लिए तो यही है कि जब आप आएंगे तो हम आपको सही राय देंगे। भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर कहीं भी आपको। बिल्कुल मैम, तो आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। बात सर्जरी और रेडिएशन या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की करें तो वो स्टेजेस कब आती हैं आगे? जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो जो बगल की गांठ निकाली जाती हैं उसको हमारे पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसमें कैंसर आ गया है, तो उसके बाद आगे का इलाज शुरू होता है। उसमें कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, लेकिन रेडियोथेरेपी और सर्जरी सिर्फ छाती को दी जाती है। कीमोथेरेपी खून की नसों में दी जाती है, जो कि पूरे शरीर में जाती है और अपना प्रभाव छोड़ के जाती है सारे शरीर में। तो उसमें समय बहुत लगता है इस इलाज में। ये नहीं है कि आपने दवा ले ली और आप चले गए, नहीं, आपको बार बार आना पड़ता है। हर महीने, हर 3 हफ्ते पे आके करीब 5 या 6 साइकिल लेने पड़ते हैं कीमोथेरेपी के। इसी तरह रेडिएशन थेरेपी के भी आपको करीब 3 या 4 हफ्ते आके रेडिएशन लेना होता है ब्रेस्ट में। तो समय लगता है इसमें। पहले सर्जरी होती है, कभी कभी पहले रेडिएशन भी दे देते हैं। तो दोनों तरह से करते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेज। जो स्टेज है आपकी, उस स्टेज के हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। अगर बहुत बड़ा है तो कीमो से छोटा करेंगे, बहुत बड़ा है तो रेडिएशन से छोटा करेंगे। हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम सर्जरी करके उसको निकाल सकें। सर्जरी तो पहला ऑप्शन है इसका इलाज। कैंसर का इलाज, पहला इलाज है सर्जरी। वो करने के लिए हम कीमो और रेडिएशन की सहायता ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, तो आपने बताया कि सर्जरी एक प्राइमरी जो चीज़ है, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी। और उसके बाद फिर बाकी के एरिया को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट आगे चलता है, उसको रोकने के लिए, आगे की बीमारी आगे ना जाए उसको रोकने के लिए बिल्कुल बाकी इलाज किए जाते हैं। कितना समय मैम एक व्यक्ति, एक महिला अगर कैंसर से पीड़ित है तो कितना समय इस पूरे ट्रीटमेंट में लगता है? 7-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो ज़्यादा दिन तक भी हम देते हैं, तो साल से ऊपर भी लग सकता है। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं मैम जो ब्रेस्ट रिमूव होने से काफ़ी परेशान होती हैं, या इसलिए भी छुपाती हैं, या कि आगे कहीं सर्जरी में कहीं ब्रेस्ट ना रिमूव की जाए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? वो स्टेज कब आती है और किस तरह की कोशिश आप लोगों की रहती है कि महिलाओं का जो ये तनाव है इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके? हाँ, हम लोग महिलाओं को काउंसलिंग करते हैं ब्रेस्ट के निकालने के पहले। तो उनको बताना पड़ता है कि आपके ब्रेस्ट को अगर हम निकाल भी देंगे, किसी सिचुएशन में अगर निकालना पड़े, तो यहाँ पीछे से मांसपेशी को लेके और खाल को लेके उतना ही बड़ा ब्रेस्ट सामने बना दिया जाता है। इसके लिए हम प्लास्टिक सर्जन्स के साथ काम करते हैं। तो ब्रेस्ट का जो उभार है वो तो आ जाता है, वो फ्लैट नहीं रहेगा उधर। लेकिन अगर आप जल्दी आएंगे तो पूरा का पूरा ब्रेस्ट वहीं पे रहेगा। उसको हम बाद में रेडिएशन से ठीक कर देते हैं। तो उसमें आप अपने शरीर को जो रूपरेखा है बिल्कुल वैसे ही पाएंगे जैसे पहले थी, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर निकाल भी दिया है तब भी बना देते हैं। आजकल क्या चीज़ संभव नहीं है, तो नया ब्रेस्ट भी बनाया जा सकता है उन लोगों के। कुछ महिलाएं हैं जो मना कर देती हैं, हमें नहीं चाहिए कि पीछे भी काटें और आगे भी काटें। वो उनकी अपनी सोच होती है, उनको समझाते हैं, नहीं इच्छा है उनकी तो नहीं करते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन जिनको चाहिए कि हमें होना चाहिए यहाँ पे उसकी जगह कुछ, तो उनको पीछे से मांसपेशी को लाके आगे की तरफ रखा जाता है। तो फिर वो नॉर्मल जैसे लेडीज़ होती हैं उसी तरह दिखती हैं। उसमें कोई अगर निकाल भी देते हैं तब भी हमारे पास उसको बोलते हैं हम प्रोस्थेसिस,
स्पंज की होती हैं, सिलिकॉन की होती हैं, वो अपने अंडर गारमेंट्स में पहन सकती हैं। तो वो किसी को ना बताएं तो कोई पहचान नहीं सकता है कि क्या है, क्योंकि निशान अंदर छुप जाता है कपड़ों में, दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। और ये मरीज के ऊपर है वो किस तरह का ट्रीट, मतलब किस तरह हाँ, से ये महिला के आगे, ऊपर है, जी। पति पे नहीं, उसके महिला के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। जैसा वो चाहती है बस वैसे ही करते हैं हम लोग। बिल्कुल। कभी कभी हस्बैंड कहते हैं नहीं निकाल दो, तो हम लोग उससे पूछते हैं तुम क्या चाहती हो, तो वो बताती है कि नहीं मत निकालिए, आप इसको सिर्फ गांठ को निकालिए, तो हम लोग वैसा भी करते हैं। बिल्कुल। आपने ट्रीटमेंट को लेकर जानकारी दी मैम, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इस पूरे ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से नज़र आते हैं? दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सर्जरी का तो ये है कि स्कार बनेगा, निशान तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है। दूसरा, थोड़ी सी सर्जरी के इमीडिएटली बाद हाथ वाथ उठाने में दर्द होता है, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से हम लोग ठीक करते हैं। और जहाँ तक कीमोथेरेपी का सवाल है, ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये खून को भी जलाती हैं और क्या कहना चाहिए, मुंह में छाले भी करती हैं, इंटेस्टाइन्स में भी डायरिया वगैरह करती हैं, लेकिन ये उसी दौरान जब दवा देते हैं उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ये नॉर्मल हो जाते हैं मरीज़। आप पूछोगे तो वो कहेंगे जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो ये थोड़े समय की प्रॉब्लम है जो रहती है, फिर ठीक हो जाती है। इवन रेडिएशन के बाद भी थोड़ा बहुत खाल में आपको लगता है कि ख़ारिश हो रही है, लेकिन वो समय के साथ सब चला जाता है। महिलाएं आती हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तक ज़िंदा हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर को किस तरह हैंडल करते हैं। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के बाद मैम क्या कोई महिला सामान्य जीवन अपना व्यतीत कर सकती है इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद या कैंसर से उबरने के बाद? आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, महिलाएं नॉर्मल जीवन तो जीती हैं, उनको फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, हस्बैंड और पूरे परिवार की। दूसरी चीज़ ये जो मरीज़ हमारे होते हैं ये हमारे एम्बेसडर हो जाते हैं, है ना, भारत का एम्बेसडर होता है बाहर के लिए। ये हम इनको बोलते हैं कि आसपास पड़ोस में कहीं भी कोई महिला है जिसको छाती की गांठ है, कोई अगर आपको बताए तो आप उसको हमारे पास भेजो, हम उसका काम करेंगे। तो वो लेके आती हैं। तो इस तरह से उनका जीवन हम लोग बदल रहे हैं कि आप अपने अलावा औरों की भी मदद कर सकती हैं। तो वो लेके आती हैं उन लोगों को, कभी कभी अपने फैमिली में अपनी बहनों को लेके आती हैं कि मुझे हुआ है, क्या मेरी बहन को, मैंने सुना है ये अनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है, तो बहनों को भी लेके आती हैं, अपनी मासी को लाती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है महिलाओं में कि वो हिम्मत नहीं हारती हैं और आगे औरों की मदद के लिए भी आ जाती हैं। बिल्कुल। अगर मैम कोई महिला कंसीव करना चाहे तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के बाद क्या कंसीव कर सकते हैं, और साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी आप जानकारी दें कि क्या कैंसर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है? दोनों चीज़ों के बारे में आप बताएं। थोड़ी मुश्किल होती है, अगर आपने ब्रेस्ट निकाल ही दिया है उधर से तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ से नॉर्मल कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा, अगर हम ब्रेस्ट को ना निकालें, सिर्फ वो गांठ को निकालें, तो भी आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, बाकी का ब्रेस्ट तो है वहाँ पे, उससे ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहें, जो आपने सवाल पूछा, तो हाँ 5 साल तक तो रुकना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है अगर आपने इलाज कर दिया इसका, प्रेगनेंसी के दौरान भी कैंसर होता है। अगर आपने उसका इलाज कर दिया है तो आप प्रेगनेंसी बाद 5 साल तक तो रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि 5 साल के अंदर हो सकता है ये बीमारी दोबारा आ जाए। कैंसर एक बीमारी नहीं होती है, कैंसर के अंदर बहुत तरह के अलग अलग कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कुछ अच्छे कैंसर होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, 5 साल के अंदर लौट के आ जाते हैं। तो कम से कम 5 साल का तो आपको गैप रखना चाहिए। मगर अच्छी बात यह है कि ये माहवारी के बाद ज़्यादा होता है कैंसर, कम यंग महिलाओं में कम होता है, तो प्रेगनेंसी वाला पीरियड उतना उनको परेशान नहीं करता है। लेकिन अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है तो उसको थोड़ा रिस्क रहता है कैंसर दोबारा आने का अगले 10 साल तक या 5 से 10 साल के बीच में। तो उनको थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए, उनको बता देते हैं हम लोग कि ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। और जो लेडीज़ महिलाएं बच्चा होने के बाद दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दूध ज़रूर दें बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध माँ को ब्रेस्ट कैंसर से, एक ख़राब वाले कैंसर से बचाता है, और बच्चे के लिए तो फ़ायदेमंद है ही दूध, लेकिन माँ के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर माँ पिलाएगी उसको ज़्यादा से 2 साल, मेरे राय में 2 साल तक पिलाना चाहिए माँ को, खाने के अलावा अपना दूध, तो कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर मैम
क्या ये फेटल है? क्या वाकई इस पे कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर कोई इलाज में लापरवाही करे या नहीं दिखाए तो क्या जान पर भी बनाती है? हाँ, होता है, ऐसा होता है। जो मरीज़ को हम बुलाते हैं, फॉलो अप कहते हैं, उनको रेगुलर हर साल बुलाते हैं, क्योंकि एक छाती तो निकाल दिए, मैं दूसरी में भी कैंसर आएगा, ये हम सोच के चलते हैं। तो उस कैंसर की हम स्क्रीनिंग करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं। अगर वो नहीं आएगी और उधर भी आ गया या यही वाला फैल गया है सारे शरीर में और नहीं आई वो, तब तो फिर मुश्किल हो जाती है। ब्रेन में भी जाता है, ये ब्रेन में जाता है, हड्डियों में बहुत जाता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत जाता है, पीठ में दर्द करता है, यानी कि दूसरे ऑर्गन्स को भी कहीं ना कहीं लिवर में जाता है, हाँ, पेट में, यहाँ नीचे भी चला जाता है, ओवरी तक चला जाता है ये कैंसर। तो कैंसर है, कैंसर तो फैलता है, लेकिन उसका इलाज है, आना चाहिए वापस, जब डॉक्टर बुलाए तो ज़रूर आइए। बिल्कुल। हमने महिलाओं की लगातार बात करी, पुरुषों की अगर बात की जाए मैम, तो पुरुषों में कितनी संभावनाएं होती हैं ब्रेस्ट कैंसर? कम होता है पुरुषों में, लेकिन होता है। जो पुरुषों में कैंसर होता है वो जैसे 1000 में 1 को होगा, और पुरुषों में जो कैंसर होता है वो जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, जीन्स में होता है, उनके एक तरह का जीन होता है ख़राब वाला, वो उनमें कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसलिए अब जब लेडीज़ आती हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि आपके फादर को था कैंसर, ब्रेस्ट का या मुंह का या पेट का, पैनक्रियास, कहीं का कैंसर है, उनमें ज़्यादा संभावना होती है कि कैंसर होगा। तो भाइयों में भी पूछना पड़ता है, क्योंकि माता पिता से जीन्स आते हैं। जो लक्षण कहीं ना कहीं मैम इसमें भी सिमिलर ही होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे औरतों में होते हैं, गांठ का बनना और निपल का अंदर चला जाना, या स्किन में डिम्पल बोलते हैं, डिम्पल जो फेस पे अच्छा लगता है लेकिन ब्रेस्ट में डेंजरस है, वो होना, बगल में गांठ का आना। तो ये लक्षण आदमियों के कैंसर में भी होते हैं। आदमियों में इसलिए जल्दी फैलता है क्योंकि ब्रेस्ट छोटा होता है उनका, वो एकदम पीछे छाती में, हड्डियों में, रिब्स में जाके चिपक जाता है, थोड़ी मुश्किल होती है। तो आदमियों में कैंसर होता है, और लेकिन कम होता है। आते हैं आदमी भी हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की अपेक्षा कम होता है। और कहीं ना कहीं उनको भी अगर अपना सिम्टम्स चेक करने हो तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जांच जो आपने महिलाओं के लिए बताई, हमारे यहाँ सब होती हैं, और कोई करेगा नहीं, हम ही करेंगे। हमारे खुद से अगर उनको करना हो घर पर तो वो भी वो बिल्कुल महीने के महीने चेकअप अपना कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होती है। मैं रिस्क बताऊं आदमियों में किसको होता है, बुढ़ापे की बीमारी है ये, बुढ़ापे में प्रोस्टेट नाम की बीमारी भी होती है, उसके लिए हम लोग फीमेल हार्मोन्स देते हैं आदमियों को, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। वो भी छाती पे हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स ब्रेस्ट पे काम करते हैं, तो उनको संभावना होती है। जिनको लिवर की बीमारी होती है और हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, लिवर मेटाबोलाइज नहीं करता है, उनमें भी ये कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है आदमियों में। कुछ लोग हैं जो किसी कारण से रेडिएशन लिए हुए हैं पहले, उनमें हो जाता है। लिम्फोमा वगैरह बहुत से कैंसर्स हैं जिनमें कि इस एरिया में रेडिएशन दिया जाता है, तो उनको पॉसिबिलिटी है कि ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। तो जांच तो सबको एक ही तरह करनी है, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन उनमें कम होता है कैंसर, गिनती कम है, क्योंकि ये हार्मोन से संबंधित है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हम लोग के फेस को ग्लो देता है और शाइन देता है और मतलब लुक अच्छा देता है, हमारा फैट बनाता है बॉडी में, ये सब ईस्ट्रोजन का कमाल है जो होता है। लेकिन अगर फैट ज़्यादा होती है तो वो ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा बनाता है। तो जो महिलाएं बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लेती हैं माहवारी बंद होने के बाद या उसके पहले या बचपन से, उनमें बहुत ज़्यादा चांस है कि कैंसर होगा ब्रेस्ट का, क्योंकि फैट का मतलब कैंसर। फैट में जो भी सेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को पकड़ के रख लेते हैं अंदर, और ईस्ट्रोजन कैंसर बनाता है। तो ये थोड़ी सी महिलाओं को ध्यान रखना है कि अपना वज़न ना बढ़ने दें किसी भी रूप में, फैट ना खाएं। हम लोग मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, कार्स और बसेस, उसका एग्जॉस्ट निकलता है ना, काला काला धुआं, वो आधा जला हुआ निकलता है वो भी कहीं जाके हमारे बॉडी में कहाँ चिपकता है, फैट में चिपकता है, और फैट से फिर कैंसर बनने लगता है, ईस्ट्रोजन बनता है और कैंसर बनता है। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का मैं तो कहूँगी कि 50 से ज़्यादा %, करीब 70-80% रोल है हमारे जीवन में आज की तारीख में, कि ये कैंसर को बढ़ावा देता है। सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं, सभी तरह के कैंसर को, बट मैं तो ब्रेस्ट के लिए कहूँगी कि हाँ, देता है बढ़ावा उसको ये। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर की हम लगातार बात कर रहे हैं मैम, जब कोई पीड़ित होता है तो
किस तरह से आप लोग उनको इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक होती है दिखाने में डॉक्टर को, और अगर दिखा भी दिया तो आगे इलाज कराने में भी कई लोग संकोच करते हैं। तो किस तरह से आप लोग काम कराए एम्स ऋषिकेश लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए कि इलाज कराइए, ये बीमारी हट सकती है अगर इलाज सही समय पर कराया जाए तो? हाँ, जो हमारे पास आते हैं तो हम लोग भी काउंसिल करते हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं, वो समझाते हैं उनको। और महिला होने के नाते मेरे से मरीज़ अपनी बात आराम से बता देती हैं, तो मुझे उनके साथ बात करके अच्छा भी लगता है, समझा देते हैं उनको। लेकिन जो दूर की औरतें हैं, जैसे कि पहाड़ में रहती हैं, जो मेरे पास नहीं आ रही हैं, उनके लिए हम लोग ने एक NGO के थ्रू उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया है। NGO को वो उनकी जांच करती हैं जगह जगह, और फिर हमारे पास भेज देती हैं महिलाओं को हमारी क्लिनिक में, क्योंकि बाहर जांच संभव है ही नहीं। जो हम करते हैं वो जांच कहीं नहीं होती है। अब आप मैमोग्राफी जैसी चीज़ को देख लीजिए, जो मशीन है हमारे यहाँ वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है। तो चलते चलते मैम हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा कुछ भी सुझाव ज़रूर दें। सुझाव यही है कि महिलाओं को घर बच्चों के अलावा उनकी अपना शरीर भी है, अपना जीवन है। मेकअप करते हैं आप, मूवी के बारे में पता रखते हैं, तो कम से कम अपने शरीर के बारे में ज़रूर पता रखें। हर महीने जांच करें, कौन सी नई चीज़ आई है मार्केट में, बर्तन या कपड़ा या कुछ, वो सब पता होता है लेडीज़ को, सिवाय इसके कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है नया। अपने शरीर में कोई भी चीज़ जो आपको नई नज़र आए हर महीने, उसकी जांच कराएं और हमें आके दिखाएं। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे उसको, और वो कभी भी आ सकते हैं। हम लोग 6 दिन खुले रखते हैं अपनी क्लिनिक को। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीना, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उनको अवेयर किया, कहीं ना कहीं आप कार्यक्रम का हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज जो भी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर बीना ने दी है आपके लिए वो बहुत अहम साबित हुई होगी, उससे आपको बहुत लाभ मिला होगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हर महीने किस तरह से आप खुद भी घर पर अपनी जांच कर सकते हैं, और कुछ भी आपको असामान्य अगर लगे तो सीधा डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एम्स ऋषिकेश में किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।